आपने अपनी पार्टी का ख्याल किया और बाकी मेंबरान का भी। जनाब मोहतरम मोहम्मद फारूक आजम खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मैं एक पसमानदा इलाके से हूँ, बहावलपुर रियासत का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले तो मैं बजट के मुतालिक कहूँगा कि मैं पिछली असेंबली में भी रहा हूँ, 88 से मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कोई इस तरह की तारीफ़ी या कोई कलमात अपनी हुकूमतों को नहीं कहे कि भी मैं उसमें कुछ झूठ शामिल करूं, लेकिन मुझे ये मालूम होता है क्योंकि आम आदमी तक भी हमारी रसाई है, तो बजट के मुतालिक अच्छी खबरें हैं। शौकत तरीन साहब ने अच्छा कहा, बल्कि वो जब बजट उन्होंने हमें पार्लिमानी पार्टी में बताया तो जो जो हमारी खामियां थी मैंने उन्हें वो भी निशानदेही की और मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने सब्र से सारी बात सुनी। हमें बहुत तवक्को है क्योंकि हम जब आए तो हुकूमत का ख़जाना खाली था, तो कोशिश है और मैं ये समझता हूँ ईमानदारी से एक बात तो सारी सब लोग चाहे मुखालिफ हों चाहे मुआफिक हों, सब लोग इस बात को मानते हैं कि इमरान खान ईमानदार आदमी है, और उस ईमानदारी की वजह से जब कोई हुक्मरान ईमानदार हो तो अल्लाह ताला उसको गैबी इमदाद भेजता है। मुझे इसका बहुत तजर्बा है। मैं चूँकि मैं 6 महीने का था तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए। मेरी परवरिश एक ऐसी माँ ने की जो तहज्जुद गुजार थी, और जो वो कर देती थी कह देती थी अल्लाह ताला करम करता था। मुझे आज भी उनकी दुआएं, उनकी मेहरबानियाँ वहाँ से कब्रिस्तान से मुझे फॉलो करती, मेरा ईमान है। अब मैं आता हूँ असल बात पे कि जो मसले हमें हैं। बहावलपुर एक वेलफेयर स्टेट थी, उसकी मैं तफसील इंशाल्लाह मैंने इसलिए ये टाइम चुना है कि ताकि रिकॉर्ड पे हमारी चीज़ें आ जाएं, और चेयरमैन भी मेरे दोस्त मेरे भाई मुझे बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। मुझे टाइम किसी और का भी शामिल करना पड़ा, चाहे मोहम्मद अली साहब का भी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो वो जो चीज़ें बहावलपुर में थीं लोग उसी को देखते हैं, उसी को तरसते हैं। तो मेरे सबसे पहले मुतालबात हैं कि हमें शहर में फ्लाईओवर दिया जाए, चूँकि 6 लाख की आबादी का शहर है और वो मेरा शहर ही मेरी सीट है। मैं बहुत हुकूमतों में रहा भी हूँ, वज़ीर भी रहा हूँ, मेयर भी रहा हूँ, और सबसे पहला बंदा था जिसने इस्तीफ़े भी दिए, मैं वो बिस्मिल्लाह भी मैंने की। तो वो शहर में फ्लाईओवर की ज़रूरत है जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की है। सीवरेज के निज़ाम तबाह हुआ है, और साफ़ पानी तो बहावलपुर का पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पानी है, उसका 100 फुट नीचे चला गया है। तो मेरी गुजारिश है कि उसको भी शामिल किया जाए, क्योंकि दरिया सतलुज हमारे साथ बहता है, लेकिन इंडस ट्रीटी के तहत हमारा सारा दरिया बह गया, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। किसानों और जानवरों के लिए कुछ फ़ीसद पानी छोड़ना पड़ता है। खैर, जो हुक्मरानों ने किया, उन्होंने उसके साथ वादा किया था हमारे साथ कि जब वो ट्रीटी में है, बाकायदा मुआहदा है दोनों हुकूमतों की तरफ से वर्ल्ड बैंक से, कि जब हम ये दरिया बंद करेंगे, हिंदुस्तान को हवाले करेंगे, तो हमें 3 बड़ी नहरें देंगे। वो 3 बड़ी नहरें क्या, वो एक जो चल रही थी उसी में भी जो जहाँ जिस लोगों से जो हुकूमतें आई उन्होंने उसमें पंचर कर दिया, वो पानी कम हो गया, और 2 आज तक हमें नहरें नहीं मिली। हमारा 95% इलाका काश्तकारी का है। बहावलपुर में इंडस्ट्री नहीं है, मुल्तान में है, लाहौर में है। तो वो पानी मैं आया ही इसलिए हूँ इस दफ़ा कि मैं अपनी पानी का ख़ास तौर पे, चूँकि हमारी रोज़ी रोटी है, हम काश्तकार हैं, तो उसके लिए फ़ाइट करूँगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी आड़े आई हुई है। मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में भी हूँ। मैं नवाब तालपुर साहब का मशकूर रहता हूँ, वो हमारे चेयरमैन हैं, कि वो भी मेरे साथ इस एफर्ट में शामिल हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे इन मुतालबात को
खान साहब तक पहुँचाएँ। ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी हर्डल है इन सारे मामलात में, तो खुदा के लिए इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक कराएं। अगर ब्यूरोक्रेसी का हुक्म चलता रहा तो हमारे सियासी जो भी हमारे चाहे मुखालफिन है, मुखालफिन तो मैं नहीं कहता, सियासी जमातें हैं, नून है, पीपल्स पार्टी है, जो भी हैं, कोई नहीं चल सके। कोई ये समझे कि हम ब्यूरोक्रेसी के सहारे, मैं 88 में भी देख रहा था, आज से 33 साल पहले, कि जो शाम को आपस में बैठ के ब्यूरोक्रेसी करती थी वो हमें फॉलो करना पड़ता था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने सदर बनना था तो ब्यूरोक्रेसी का हुक्म आया कि भाई ये सुबह इसाक खां को बनाना है। तो आज हम 33 साल के बाद भी यही सेक्रेटरी, यही कमिश्नर, यही डीसी उसी के माताहत हैं। मेरे ख्याल में अब हमें आपस में जैसे हमने अब समझौता किया है कि भाई आपस में हल्ला गुला एक हद तक करेंगे जो कि पार्लिमानी रिवायत के अंदर होंगी, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आइंदा मामलों में भी मेरे ख्याल है इसी तरह सोचना चाहिए। साफ पानी के लिए गवर्नर साहब आए थे पिछले हफ्ते, उन्होंने काफ़ी हौसला दिया। उसमें हमारे ब्रिगेडियर साहब जो मेरे ख्याल इस पार्लियामेंट के सबसे सीनियर तरीन बंदे हैं, वो भी पानी पे काम कर रहे हैं। तो भावलपुर का साफ पानी का मसला है, उसके लिए चाहे पंप लगा के, जो सुनाए नई स्कीम आई है 600 फुट के नीचे पानी मीठा है, जिस तरह भी हो उस पर गौर किया जाए। हमारे रियासत के निज़ाम में पानी भी बहुत था माशाल्लाह, और हमारे दरख्तों के जंगलात भी बने होते। लाल सुहारा एक मशहूर जगह है, तो वहाँ पे सैकड़ों मीलों की एक जो आप बिलियन ट्री का एक मंसूबा लेके आए हैं ना, तो वो रियासत में पहले से था। मैं कहता हूँ कि उसका पानी रोक दिया है। अब खान साहब का विजन है हम उसको बिलियन ट्री में शामिल कराएं। वो जो लाखों एकड़, सैकड़ों एकड़ ख़त्म हो रहे हैं चूँकि वहाँ उस झील में पानी नहीं जा रहा, तो ये सबका फ़ायदा है और हमारा जो मिशन है वो भी पूरा होगा, और उस झील से लकड़ी और दूसरी बहुत चीज़ें लोगों को मैसर होती हैं। बाकी सड़कें हैं जो शहर की, अंदरून की, बाहर की, सीवरेज की, शहर के साथ ही एक गंदे टैंक बना दिए गए हैं गंदे पानी के, तो वहाँ पे लाखों की आबादी है। लोग शाम को जब उस रुख पे हवा होती है तो लोग अपने घरों में नहीं रह सकते, इतनी बदबू होती है, और वो खुले टैंक हैं, कई बच्चे उसमें डूब के मर गए हैं। तो मैंने खान साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, अब ADP में या PSDP में जो लोग बाख्तियार हैं वो शामिल करते हैं, हमारे जैसे इलाके के लोगों को वो कंसीडर नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट है इस हाउस के ज़रिए कि वो जो पानी के पान बनाए हो वो कम से कम 5-6 मील दरिया से दूर ले जाएं। एक तो साफ पानी दें, दूसरा गंदे पानी का इंतज़ाम करें। भावलपुर से लोधरा एक बस चलती थी बच्चों के लिए कि छोटे बच्चे, भावलपुर लोधरा ट्विन सिटीज़ हैं, तो वो उसके लिए कहता, वो पता नहीं क्यों हुकूमत ने बंद कर दिए है। वो बच्चे अब सारे जो यूनिवर्सिटी में आते थे वो बेचारे अपनी पढ़ाई के, चूँकि बसें वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है और इतनी कंफर्टेबल नहीं है, वो शहर में जाती हैं 3 घंटे लगा। जो डायरेक्ट हुकूमत ने इंतज़ाम किया था पिछले कई सालों से, तो उससे बच्चे महरूम हैं। हमारा सादिक एजर्टन कॉलेज पंजाब दूसरा पुराना कॉलेज है, 1868 में ये बन गया था, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के बाद पूरे इस इलाके में नवाब भावलपुर की, भावल खां की मेहरबानी थी कि उन्होंने ये कॉलेज रखा, और पढ़ाई का उनको इतना शौक़ था कि उन्होंने मदारस, मजहबी यूनिवर्सिटियाँ, बच्चों के लिए यतीम खाने, पीने के लिए पानी का इंतज़ाम, सराय मुसाफिरों के लिए ये रियासत में पहले से मौजूद थी। अब वो ख़त्म हो गई। हम चाहते हैं कि उनको रिवाइव किया जाए। जो लोग इससे महरूम, जो हम लोग आदी हो गए हैं। हमारे अस्पताल 1898 में बाहवल विक्टोरिया हॉस्पिटल बनी हुई है, उसमें आप यकीन करेंगे कि लोगों को उसमें नाश्ता दूध मिलता था और डेली भी मिलती थी 8 आने। तो आज वो सिस्टम कहाँ है? आज तो दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, अखबारों में आ जाता है, ज़बानी जमा खर्च हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी हुकूमत का विजन है गरीब को तरक्की देना, और उसमें वो अस्पतालों में जो कमी है उसको पूरा किया जाए।
ताकि मेरे, और सखर से लेके बावलपुर तक कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, वो लोग भी यहाँ आते हैं। और जो हमारा चोलिस्तान है वो 64 लाख एकड़ पे है, जिसको इस्तेमाल करके नवाब भावलपुर ने, अल्लाह उसे गरी के रहमत करे, अंग्रेज से सारा शहरी निज़ाम और मुरब्बाबंदी करवा दी थी, तो हमें पानी मिलना था। ये वाहिद भावलपुर रियासत एक छोटी सी रियासत है, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि अगर बंदा ईमानदार हो, वो अल्लाह का वली था, उसने सन 27 में आबादकारों को बुलाया, नहरबंदी कर दी कि सब लोगों को रोज़गार मिले। वो आबादकार और हम, कोई हमें फ़र्क नहीं, वो यहाँ आबाद हो गए लाखों एकड़। और जो पाकिस्तान के मुलाजमीन रिटायर होते हैं, चोलिस्तान में उनको रकबे भी मिले हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, दूसरे महकमा आते हैं, पाकिस्तान के फ़ौजी भाई हैं हमारे, शहीद हैं। तो ये हम लोग, और मुहाजिरों के लिए मैं आपको बताऊं कि वो क्या बादशाह था या क्या हुक्मरान था। हुक्मरान नहीं, मैं कहता हूँ खादिम ही होगा। जब ये सिलसिला शुरू हुआ सन 47 में, तो नवाब साहब खुद जाया करते थे, हालांकि वो वायसराय को लेने नहीं जाते थे। उनकी परवरिश 4 साल के थे तो उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया था, वो जहर दे दिया गया था, तो वो परवरिश उनकी अंग्रेज़ों की हुई। लेकिन वो ऐसा अल्लाह का कि उसमें इस्लाम कूट कूट के भरा हुआ था। दूसरी एक तारीख़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ख़ास तौर पे अली मोहम्मद साहब सुन लें। रियासत भावलपुर में सन 27 में एक औरत ने मुकदमा किया कि मेरा खावंद मिर्ज़ाई हो गया है। वो मुकदमा जब चला तो वो पूरे पाकिस्तान के उलमा और नेक लोग उस पेशी पे आते थे। मोहतरम जनाब अनवर शाह कश्मीरी साहब, जो उस वक्त के सबसे बड़े पीर थे, अताउल्ला शाह साहब बुखारी, पीर मीर अली शाह साहब के नुमाइंदे, यानी कोई ऐसी दुनिया की तारीख में उस वक्त के मोतबर लोग नहीं थे जो उस मुकदमे में पेश नहीं। अंग्रेज़ ने कह दिया कि भाई अगर आपने मिर्ज़ाइयों को काफिर दिया तो मैं आपकी रियासत ख़त्म कर दूंगा। अब मैं नवाब भावलपुर का वाक़या सुनाता हूँ, जो उसके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं हम मदीना शरीफ गए तो अंदर रोज़ा रसूलुल्लाह पे नवाब साहब अकेले गया, 3 घंटे अंदर से उसकी रोने की और आहों की आवाज़ आती रही। तो उसने कहा आके अपने हुक्मरानों को कि मुझे आपने रियासत लेनी है, आप ले लें, लेकिन मैं क़यामत के दिन हजूर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो वाहिद रियासत थी जो 1932 में उन्होंने मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया है। उसका हमने बहुत खमियाजा भुगता। आपके बड़ों ने शायद सुना हो, ख़त्म नबूवत का पहला परचम और ख़त्म नबूवत के पहले सिपाही और पहले हम लोग थे, हमारे बड़े थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने तो ये प्रैक्टिस की हुई है। अब जब ख़त्म नबूवत का आता है तो हमारे दिल ठंडे हो जाते हैं कि ये काम पहले हमारे बुजुर्गों ने किया और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक करेंगे। तो नवाब भावलपुर ने कहा कि आप भले आप रियासत में हो जाए, और उस जज को कहा उसके घर जाके कि भाई देखना कहीं हिल न जाना, कहीं डर न जाना, मुझे परवाह नहीं है। तो जो उलमा गए सारे, उन्होंने वो किया। तो वो पहला मौका था जब रियासत में इनको मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया गया। फिर बाद में 73 में भुट्टो साहब ने किया। मेरा मकसद ये है कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा फ़कीर, एक ऐसा, और जब रियासत की बात आई, मैं चूँकि मेरे नाना उनके चीफ सेक्रेटरी भी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, तो हमारे घर में सारे वाक़यात चलते रहे। पहले तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में शामिल होने का मसला था, तो वहाँ पे प्रेशर था बहुत लोगों का कि हमारा पीने का पानी सतलुज से आता है और वो उसका मंबा जो है वो हिंदुस्तान है, तो हम तो। नवाब ने कहा नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा सीधा रास्ता पाकिस्तान की तरफ खुलता है और मैं सबसे पहला बंदा हूँ जो पाकिस्तान में शामिल होता हूँ। उन्होंने अपनी फ़ौज दी, उन्होंने पाकिस्तान का ख़जाना भरा, पाकिस्तान की फ़ौज की तनख्वाहें दी, और उन्होंने वहाँ जो मलीर में उसका घर था वो पहला दारुल खिलाफा भावलपुर को पाकिस्तान का बना। और जब कायद आज़म नाराज़ होकर चले गए इंग्लैंड, तो नवाब भावलपुर के उनके ज़ाती मरासिम भी थे और नवाब साहब के मुशीर भी थे कायद आज़म। तो उन्होंने ख़त लिखा, वो ख़त आप भी गवर्नमेंट के पास है कि कायद आप क्यों दिल मैला कर गए, क्यों आप परेशान हो गए।
अगर उस पाकिस्तान में कोई हर्डल है, उसमें कोई पाबंदी है, तो ये बहावलपुर आपका पाकिस्तान है, आप वापस तशरीफ लाएं। ये लोग थे वो। और यहाँ के चूंकि हमने मिर्जाइयों को काफिर करार दिया था, जो सजा आई, हमारे पानी बंद हो गए, हमारे दरिया बिक गए, आज तक हम वो भोग रहे। लेकिन हमारा काम वही रहा कि जब मुहाजिर आते थे, मुहाजिर के सबसे पहले कॉलोनियाँ रियासत बहावलपुर में बनी, और मैं मुहाजिरीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरह बहावलपुर से प्यार किया, बहावलपुर के सूबे की तारीख में वो पेश थे। और हमारे लोकलों के साथ, वहाँ पे कोई लोकल मुहाजिर नहीं है, लेकिन वो पहले जेल में गए, उन्होंने सजाएं काटी। तो इंसान को जो मोहसिन है उसको याद रखना चाहिए। हमारा तो नवाब सादिक से रिश्ता उनके मोहसिनों वाला है, क्योंकि मैं 4 पुश्तों से सन 1917 से 88 से आज तक हमारी वाबस्तगी नवाब साहब से किसी न किसी तरह रही है, मेरे दादा परदादा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि रियासत का माहौल इतना पाक साफ और इंसाफ का था कि उसके दरवाजे तक जो पहुंच जाता था उसको इंसाफ मिल जाता था। जज वो थे जो रात को ख्वाब देख के फैसले करते थे। नवाब साहब का चचा था, उसने किसी गरीब को पकड़ के मारा, नवाब ने अपने चचा को कैद कर दिया। इंसाफ का ये आलम था कि ये नहीं था कि आप जो ताकतवर लोग हैं उनको इंसाफ वहाँ पहले मिलता था, रियासत की बात मशहूर थी। और उसके बाद ये हुआ कि जो लोग यहाँ पे आए, मुलाजिम जो आते थे रोते हुए आते थे कि चोलिस्तान है, टीले हैं, लेकिन वो आबाद हो गए। जिन आबादकारों को बुलाया उनको 8 आने का एक कागज लगता था, 8 आने टिकट का, उस पर 25 एकड़ ज़मीन मिल जाती थी। वो लोग आज भी मौजूद हैं। मैं पिछली दफ़ा ये तकरीर कर रहा था 2005 में, मैं आपको तारीखी बात बताता हूँ। तो मैं नवाब साहब के ये बता रहा था कि भाई वहाँ पे वेलफेयर स्टेट थी, अस्पताल में ये था, हमारे तालिब इल्म फ्री थे, यतीम खाना बना हुआ था, उसको नवाब साहब खुद चेक करते थे, और गरीब तालिब इल्म को बाहर के मुल्क की तालीम मिलती थी। जो ये कुर्सी जो खाली पड़ी है, यहाँ पे वो सेक्रेटरी साहब बैठे थे, मुझे नाम भूल गया, उसने मुझे पर्चे पे लिख के भेजा कि आपने मुझे याद दिला दिया, मैं भी उसी नवाब के खर्चे पे बाहर से पढ़ के आया हूँ। ये तारीखी वाक़या है, नाम मुझे उनका भूल गया, जो 2007 में सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मुझे, वो मेरे पास घर में पड़ी है, मैंने उसको फ्रेम में लगा के रखा हुआ है। तो ऐसे आदमी के नाम पे एक अस्पताल नहीं रखा, एक सड़क नहीं रखी। भाई अगर हम अपने बुजुर्गों को भूल जाएंगे, अपने मोहसिनों को भूल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मुसलमान मुसीबत में होते थे, नवाब बहावलपुर पहला बंदा होता था। कोयटा में ज़लज़ला आया, सबसे पहले वो पहुँचे हुए थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो उनकी हैसियत थी, किंग एडवर्ड कॉलेज, उसको पूरा ब्लॉक दिया हुआ था। यानी इस किस्म का बंदा आज हमें तो कोई नज़र नहीं आता। कायद आज़म से उनकी दोस्ती थी। जब हेड बने तो हेड पल्ला, हेड सुलेमान की, हेड पन्नद रियासत के पैसों से बने। आज हम 1 इंच लाइन नहीं लगा सके, बल्कि जो रेलवे की लाइन हमारी उच्च से अहमदपुर की पड़ी थी, वो साबका हुकूमत के हुक्मरान लोहे का कारोबार करते थे, उन्होंने वो लाइन ही उखड़वा दी। तो मैं ये कहता हूँ कि आपसे दरखास्त करूंगा कि वाइंड अप की तरफ आ जाएं। जी मैं आता हूँ इंशाल्लाह। दूसरे साथी का टाइम भी दिया है आपसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा टाइम। जी मैंने दूसरे साथी का टाइम, अब तीसरे साथी का टाइम, आपकी मेहरबानी, ये रस्मन आप कह दें, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी करूंगा। उसके बाद हमारे जो मुतालबात जो मैंने पहले गुजारिश की है, उसमें सादिक एडवर्टन कॉलेज आ गया। हम चाहते हैं बर्न सेंटर सक्खर से लेकर लाहौर तक नहीं है, बहावलपुर में कायम किया जाए, चूँकि बहावलपुर का निज़ाम हस्पताल का बहुत पुराना है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, चूँकि बहावलपुर की तारीख हस्पताल की बहुत पुरानी और लंबी है, स्पेशल चिल्ड्रन होना है। हमारे पास ब्लाइंड स्कूल हैं, हमारे पास माजूर बच्चों के लिए अलहदा इंतज़ाम है। ये पुराना रियासत से आ रहा है, उसको बहाल किया जाए। और मोटरवे को हमारा बहावलपुर से मिलाया जाए, चूँकि सी पैक में हमें निगलेक्ट किया गया है। और हमारा सिस्टम गरीबों के लिए अलहदा था कि वो उनको ज़कात हुकूमत देती थी, लोगों के पास नहीं जाना पड़ता था।
लोगों के पास वाफिर गंदम होती थी, दरिया के बाहर एक और कीमत होती थी, दरिया के अंदर। और ये भी एक तारीखी बात है कि सिख जो थे मुल्तान तक आए, भावलपुर का उन्होंने ख्वाब ही नहीं देखा, चूँकि भावलपुर के नवाब दलेर भी बहुत थे और बहादुर भी बहुत थे, अंग्रेज़ से भी न डरे, जैसे मैंने आपको कहा। मेरी अब ये गुजारिश है कि हम जैसे कह रहे हैं कि हमें इंसाफ भी मिलेगा, हमें कहीं ये नज़र नहीं आता कि ये ब्यूरोक्रेसी अपने पंजे ढीले करेगी। हमारे पास जो अभी तक भी अफसरान हैं वो हाकिमों की तरह हैं, इलेक्टेड लोग पीछे हैं छोटी छोटी सी बात के लिए। मैं इस हाउस की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, उसमें ये तफरीक नहीं है अपोजिशन क्या है या हुकूमत क्या है। तो खुदा के लिए इसको आप देखें, ये मौके बार बार नहीं आते। हुकूमत मिली है, इनको सबक दे दें। जो भी निज़ाम ये है आपस में आप सोच के आपस में बैठ के जो करेंगे वो चलता रहेगा। दूसरी जी, ये टाइम अब शुरू हुआ है। वो पुलिस का निज़ाम ये था कि पुलिस वाले इजीली अवेलेबल थे, कोई बड़े बड़े शाहाना उनके ठाट बाट नहीं थे। कोई कमिश्नर जो था तो अपनी कचहरी बाहर लगाता था, नवाब साहब बेस बदल के उसको चेक करते थे कि ये मेरी रियासत में निज़ाम कैसे चल रहा है। बल्कि मुझे याद है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा रियासत भावलपुर को, थैंक यू जी, थोड़ा सा जनाब मेहरबानी करें, मैं इसलिए आ जाया हूँ कि जब हाल खाली है तो आपको ज्यादा तंग करने वाला फारूक साहब आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, वही बहुत मोहतरम है। तो उसी तरह टाइम पार्टी टाइम है वो 8 मिनट है, आपने 3 लोगों का आपने टाइम लिया। कोई नहीं, एक आदमी और भी बैठे मेरे पास। नहीं जी, ये नहीं देखना कि है नहीं, ये काउंट हो रहा है टाइम। थैंक यू वेरी मच जी। कोई बात नहीं, मैं जी वाइंड अप करें जी, फिर वाइंड अप करें प्लीज। लेकिन मेरा मुकम्मल करने दें। मैं बहुत से आपने मुल्तान का हमारे साथ भावलपुर सूबे का मसला था, फिर सुने आराम से, जरा सुने कि हमारे साथ क्या हुआ। प्लीज वाइंड अप करें। वो तो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी बात बहुत मेरे अरमान निकले मगर फिर भी कम निकले। मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। मेरी बात सुन ले जी, वाइंड अप करें जी प्लीज जी। हमारा सूबा था भावलपुर, हमारा वजीर आला था, हमारा पानी का निज़ाम अपना था, हमारा पुलिस का निज़ाम अपना था। हम लोगों को दे के खुश होते थे, वेलफेयर स्टेट थी हमारा सूबा। याया खान, हमने जंग लड़ी है। मैंने अयूब खान को कहा था कि आपने माँ के सामने इलेक्शन लड़ के ज़्यादा तक, हम जब स्टूडेंट थे तो उसके साथ थे, ये तारीखी बात है। मैंने कहा आपने माँ के साथ इलेक्शन लड़ा है, आज के बाद हम आपके मुखालिफ हैं। पहले भुट्टो साहब से हमारा सूबे का इख्तलाफ था, लेकिन भुट्टो साहब ने जब 76 में मुझे बुलाया, मैं और शहजादा मामून गए, तो उन्होंने कहा भाई आपका झगड़ा खत्म। फारूक साहब प्लीज वाइंड अप प्लीज। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैं हमारा सब कुछ छिन गया है, या कहते हैं ना मैं चला जाता हूँ। फारूक साहब आपने 22-23 मिनट हो गए जी। प्लीज आप ऐसा ना करें। आप मेरा सारा जो मैं आराम से कर रहा हूँ गुस्से में आ जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब आप मेंबर को बताएं कि साहब के साथ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। मैं 88 से आ रहा हूँ, मैं इस तरह ना करें। आप मेहरबानी करके आप मेरी बात मुकम्मल करने दें। एक आपने हमारा सूबा जो याया खान ने बांध रखे, हमने याया खान के साथ जंग लड़ी। जब भुट्टो साहब के साथ हो गए तो ज़ियाउल हक ने हमारे घर पे बम मरवाए। मुझे जब नवाज शरीफ आए तो 6 महीने के लिए उन्होंने मुझे पाकिस्तान एक्ट फलाने के तहत 6 महीने अंदर कर दिया कि मैं कोई बदमाश हूँ, ये लोफर हूँ। इस तरह ना करें। भावलपुर में सूबे की तहरीक हमने उस वक्त लड़ी और उस वक्त भुट्टो साहब का इलेक्शन स्वीप कर रहे थे, लेकिन भावलपुर में 11 सीटों से 9 सीटें हम ली। जनाब नियाजी साहब आप सुनिया करें जिन लोगों की, और तो टाइम नहीं मिलता, ये तारीख है। और मैं कोई ऐसे नहीं होता ये 1 मिनट में कोई। फारूक साहब आप हमारे लिए मोहतरम हैं। मोहतरम आप सुन लें प्लीज, मेरी बात आप सुन लें। ज़ियाउल हक का जब हादसा, मैं उस वक्त मेयर था पीपल्स पार्टी का, जब ज़ियाउल हक का भावलपुर का दौरा आया तो भावलपुर में उसका तैयार, मेरा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं था। मैं एक भावलपुर का मेयर की हैसियत से वहाँ गया हुआ था।
आप सुने तो आपको पता लगे कि एक आदमी कौन सा सफर भोग क्या है। मुझे FIA वालों ने उठा लिया। फारूक साहब आप बजट पे आए, वाइंड अप करें प्लीज। बजट में सारा कुछ तारीख तो बहुत लंबी है ना जी। बजट में सारा कुछ आता है, आप मेहरबानी करें मेरी बात सुने, या मुझे कह दें तो मैं हाउस में आना बंद कर दूंगा। मैं इसलिए आया हूँ कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं कहीं नहीं कर सकता। देखिए आप अभी 25 मिनट हो गए, अभी तक मैं कहता हूँ 25 या 50 हो जाए, आज आपको सुनना पड़ेगा, मेहरबानी करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। जनाब मोहतरम जनाब मोहम्मद हाशिम नोतज़ई साहब जी। जी वाइंड अप करें ना जी, फारूक साहब वाइंड अप करें प्लीज। बुजुर्ग आदमी हूँ मैं, यहाँ जिस तरह आता हूँ मुझे पता है। आप बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं, प्लीज वाइंड अप करें। मैं जनाब 10 दवाइयाँ खा के यहाँ आता हूँ, रोज बाकायदगी से पहले मिनट से लेकर लास्ट तक बैठता हूँ। आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। भावलपुर के सूबे में हमारा सब कुछ छिन गया। हमारा पानी का जो मकाम था वो मुल्तान चला गया, पानी हमारा ख़त्म हो गया। जो मुआहदा रियासत के साथ था उसमें से आज तक हमें पूरी नहीं हुई। मैं आया ही इसीलिए हूँ कि हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है। फिर हमारे दफातर वहाँ चले गए, जो भी पंजाब से साहबान आते हैं। अब हमें जनूबी पंजाब में लॉलीपॉप दिया गया है। मैं खान के हुक्म का पाबंद हूँ, क्योंकि मैं खान साहब ने जो कहा है वो वादा पूरा करेगा। मुझे मुल्तान वालों पे या रहीम यार खान वालों पे कोई भरोसा नहीं। ये मैं खान साहब के सामने मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया है कि अब भी जो कुछ उन्होंने किया है मैंने लिखवाए। मुझे एक मंसूबा नहीं दिया। कहाँ जाएं हम लोगों में, किसको जवाब दें? आप मुझे फिर बताएं, अगर चेयर पे आप बैठे हैं, आप किसी जो टुंडा मंडा जो अंधा काना अफसर होता है वही हमारे पास भेज देते। वो आके उसको हमारी जागीर समझ के लोगों के साथ तक 10 दरबान उसके बैठे हुए हैं। उसके पहुंचने तक मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस हाउस को स्ट्रांग करें। हम लोग ऐसे नहीं आ गए। ज़ियाउल हक का वक्त देखा है, जेलें देखी हैं, बम खाए हैं, मजाक। अब हम आए हैं खान के वियन पे कि खान पे हमें एतबार है, एक नेक आदमी है, हमारा वादा पूरा करेगा। शुक्रिया जी। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं तो अपना टाइम गुजार चुका हूँ, 75 साल 80 साल, इसके बाद क्या होता है। लेकिन आने वाले, मेरे कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। शुक्रिया जी। स्टूडेंट्स था तो मैं एक्टिव था। मैं उस पर खुश हूँ कि जिन लोगों ने मुझे भेजा वहाँ पे बहुत अरबपति करोड़पति बंदे हैं, वो मेरी बात सुनते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी जनाब मोहतरम मोहम्मद हाशिम नोतज़ई साहब जी। जी नोतज़ई साहब जी। जी नोतज़ई साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, बड़ी मेहरबानी। आज आपने मुझे बजट 2021 और 22 पे बोलने का मौका दिया। लेकिन मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब, अगर मेरा जो कुलीग है बुजुर्ग है, अगर फारूक साहब को वाइंड अप करने दें तो आपकी मेहरबानी सर। कितने मिनट लिए हैं जी? अली मोहम्मद खान साहब, फारूक आजम साहब 28 मिनट आपकी पार्टी के ले चुके हैं। आपके जहन में होना चाहिए, और हाउस है, कोई मजाक तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नोतज़ई साहब स्टार्ट करें जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। यकीनन किसी मुल्क का जब बजट बनाया जाता है तो यकीनन इससे जो गुजरा हुआ साल है उसमें सारे चीज़ों को देखना चाहिए कि कितना महंगाई का रेशो बढ़ गया है, मैशियत के ऊपर कितना असर पड़ा है। जी नोतज़ई साहब, फारूक आजम साहब वाइंड अप 2 मिनट में करना चाह रहे हैं। मैंने चेयरमैन साहब आपसे खुद रिक्वेस्ट किया, आपने नहीं माना मेरी बात को। जी वाइंड अप करें जी, 2 मिनट है जी मैक्सिमम। इसी के साथ है, मैं 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि आप शायद आपको कुछ ख्याल आ जाए। और हम गरीबों के हम बहुत, फारूक साहब हमें आपका एहतराम है, लेकिन हमने पार्टी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैंने इस हाउस में बहुत से हाउस देखे हैं, चहीते लोगों को आप बहुत बहुत टाइम देते हैं। मैंने आपसे इसलिए आके कहा था कि हाल में कोई भी ना हो, अकेला हो, ताकि मैं अपने रिकॉर्ड पे अपनी बातें सुना सकूं, कर सकूं। मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से चला हूँ, और कोई जालिम नहीं है। जो अयूब खान को कौन कह सकता था? कोई नहीं कह सकता था, लोग रात को भी। और याया खान को कौन कह, मैंने कहा जेल में बैठा, उसने हमारे सूबा ख़त्म कर दिया था। हम तारीखी लोग हैं,
हम आपको तो हमसे किससे पूछने चाहिए। जब नवाबजादा साहब और वली खान साहब और ये थे तो हम उनके कदमों में बैठते थे और सोचते थे कि भाई इनसे सीखें। अब्दुल सत्तार खान नियाजी और मौलाना शाह अहमद नूरानी, आप मैं बचाऊँ एक आध और होगा। आप ये नहीं देखते कि एक तारीखी बंदा है 80 साल का, आपने सबको एक ही लाठी से धकेल दिया। ऐसा ना करें लोगों के। अब मैं कौन से अगले हाउस में हूँगा या नहीं हूँगा, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो तारीखी हैं। मैंने मिर्जाइयों को जो वाक़या सुनाया तारीखी है। अली मोहम्मद खान साहब, आपके 4 लोगों का टाइम खत्म हो गया है, ये आप 4 जो ज़ियाउल हक का हादसा तारीखी है, जिम्मेदारी और उसमें मैं मुझे FI ले गया, हालांकि फिर फौज ने कहा भाई वो तो अकेला आदमी था। तो आप कभी ये सफर करके देखें ना तो आपको पता चले। थैंक यू वेरी मच जी फारूक आजम साहब, थैंक यू जी। जी जनाब मोहम्मद हाशिम नोतज़ई साहब जी। जी नोतज़ई साहब जी, बस प्लीज हाउस है, कोई मजाक तो है नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, काफी टाइम दिया जी। नोतज़ई साहब स्टार्ट करें जी, बिस्मिल्लाह जी, स्टार्ट करें जी नोतज़ई साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, आज आपने मुझे बजट 2021 और 20 में बोलने का मौका फराहम किया। जनाब चेयरमैन साहब, यकीनन जब किसी मुल्क का जब बजट पेश किया जाता है तो इससे पहले जो गुजरे हुए साल है उस दौरान लोगों की जो ज़रूरियात है, जो मैशियत का लॉबी में आप सुन लेना जी। जी स्टार्ट जी। चेयरमैन साहब, आप फारूक साहब को वाइंड अप करने दे या मुझे बोलने दे, हम दोनों इंटरप्ट हो रहे हैं। नोतज़ई साहब आप स्टार्ट करें जी। शुक्रिया, थैंक यू जी। तो यकीनन गुजरे हुए जो साल का लोगों की जो ज़रूरियात है उसको देखा जाता है कि इसमें कितने महंगा नहीं, इसमें मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब आप प्रोसीड करें, हाउस है, आप खुद सोचें। पार्लियामेंटेरियन ने स्पीचेस करनी है, बड़ा टाइम है। चूंकि देखें पूरी असम्बली के लोग आपके लिए बैठे हैं, ये भी थक चुके हैं। चेयरमैन साहब मेरा रिक्वेस्ट है 2 मिनट मेरे खाते में काट करके दे दे। 2 मिनट मेरे खाते में सीरियस ऑपरेशन हुआ, लेकिन मैं फिर भी तकलीफ से भी बैठा हूँ इसलिए कि आप लोगों की स्पीचेस करानी है। अभी बड़े लोग पड़े हैं, कम से कम 2 घंटे हमें चाहिए जी। नोतज़ई साहब स्टार्ट करें जी। चेयरमैन साहब 1 मिनट दे दे, मेरे ख्याल में बेहतर है हम दोनों। आप स्टार्ट करें जी, आपका टाइम मैं काउंट कर रहा हूँ, आपका कट रहा है उसमें से। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। तो मैं ये बात कर रहा था, आपके माली साल जो बजट है 2021 और 20 जो 11 जून 2021 को पेश किया गया, यकीनन जब इस मुल्क में जब बजट बना